हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 3। ठीक है, 2 अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, अध्याय 3। ठीक है, चैप्टर है पादप जगत। हम लोगों ने इससे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई 3 जगत का वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षण स्टडी किया था। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पादप जगत के प्रमुख लक्षण और उसके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, देखिए पादप या पौधों के, पादप का मतलब क्या होता है, पौधे, पौधों के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं और उनको किन समूहों में बांटा गया है, उन समूहों के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे एल्गी है, ठीक है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इसी तरह से और भी पौधे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पादप जगत। सबसे पहले हम लोग पादप या पौधों के प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, पादप मीन्स पौधे। ठीक है, प्लांट्स जिसको हम कहते हैं। इनके प्रमुख लक्षण क्या होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख लक्षण ये है कि सभी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी में भी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी में भी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी होने का मतलब होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं बनाते हैं, करते हैं। कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों को हम क्या कहते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोजन या जो भोज्य पदार्थ होता है वह होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को मंड कहते हैं, स्टार्च को क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। ये पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। अगर जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, लेकिन पौधों में क्या होता है, स्टार्च होता है या मंड होता है। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पर पौधे जो भी पौधे होंगे उनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और यह कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। क्या होते हैं, स्थानबद्ध। देखिए, स्थानबद्ध होने का मतलब ये होता है कि पौधे एक स्थान पर स्थिर होते हैं या एक स्थान पर बंधे होते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा है कि जो आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ किसी जगह पे लगा हुआ है वह उसी जगह पे रहता है, दूसरे जगह पे वह नहीं चला जाता। ऐसा नहीं है कि गमले में लगा हुआ पौधा आज आपने यहाँ पे रखा है
तो वो अपने से खुद से टहल करके किसी दूसरे स्थान पे चला जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, वो एक स्थान पर बंधे रहते हैं। ठीक है, पौधों की अगर हम बात करें तो शैवालों को भी पौधों में ही रखा जाता है, जो बहुत ही सरल प्रकार के शैवाल होते हैं, एक कोश की शैवाल होते हैं। तो कुछ शैवालों में क्या होता है, कशाभिका पाई जाती है, और उन कशाभिका की मदद से वे शैवाल या पौधे क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। सामान्यतः वे कैसे होंगे, जलीय होते हैं। ठीक है, तो कुछ शैवाल को छोड़ करके सभी पौधे क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, ये प्रमुख लक्षण है पौधे का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पौधों को किन समूहों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, और फिर हर एक वर्ग का, हर एक समूह का क्या प्रमुख लक्षण होता है और उसके क्या उदाहरण होते हैं। और पौधों के उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं गेहूं क्या है, एक पौधा है। ठीक है, आम क्या है, एक पौधा है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो किसके अंदर आएंगे, पादप जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि पौधे का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे देखते हैं वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सामान्यतः जो पौधे होते हैं इनको हम मुख्य रूप से दो समूह में बांटते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। दूसरा समूह होता है फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स। ठीक है, इसको हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। किस नाम से, स्पर्मेटोफाइटा। ध्यान दीजिए, वे पौधे जिनके अंदर या जिनमें बीज का निर्माण होता है, किसका निर्माण, बीज का निर्माण होता है, उनको फेनरोगैम्स में रखा जाता है। इस समूह के पौधों में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन जो क्रिप्टोगैम्स होता है इनमें, इन समूह के पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता, बीज नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया? दो समूह हैं, एक समूह में बीज का निर्माण होता है, किसमें, फेनरोगैम्स में। एक समूह में बीज का निर्माण नहीं होता है, किसमें, क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, फिर आगे देखिए, इन समूहों को आगे विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे जो क्रिप्टोगैम्स हैं इसको तीन समूहों में या 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला समूह है थैलोफाइटा, पहला समूह क्या है, थैलोफाइटा। दूसरा समूह है ब्रायोफाइटा। तीसरा समूह है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, 3 समूह हैं, तीनों समूहों को क्या किया गया है, अलग अलग बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, आगे देखिए, थैलोफाइटा जो समूह होता है, इस समूह में किस पौधों को रखा जाता है, एल्गी का नाम सुना है आप लोगों ने, शैवाल जिसको कहते हैं, शैवाल। शैवाल मीन्स एल्गी। एल्गी को थैलोफाइटा के समूह में रखा जाता है या वर्ग में रखा जाता है। थैलोफाइटा का क्या प्रमुख लक्षण होता है, देखिए, इसमें जो पौधे होते हैं वो बड़े ही सरल प्रकार के होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो थैलस के जैसी होती है। कैसी होती है इनकी संरचना, थैलस के जैसी। थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाय। क्या कहते हैं, सुकाय कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पौधे की जो संरचना होती है बहुत सरल प्रकार की होती है।
इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ने नोट कर लिया यहाँ तक। इसमें हमने देखा कि जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में उन पौधों को रखा जाता है जिनकी संरचना सरल प्रकार की होती है और उनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होता है। ठीक है, ये पौधे हमेशा किस में रहते हैं, किस वास स्थान में, सामान्यतः जल में रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो समूह है ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरा समूह क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधों को रखा जाता है जो पौधे जल और स्थल, ठीक है, जल और स्थल दोनों स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियन कहा जाता है या एम्फीबिया। आप लोगों ने जंतु जगत में एम्फीबिया का नाम सुना होगा, जिसमें मेढक आता है। आप देखते हैं मेढक ज़मीन पे रहता है, आप उसको या छोटे बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं और वह कूद करके पानी में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, तो वो जल और स्थल दोनों स्थान पे रहता है। इसी तरह से ब्रायोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं ये जल और स्थल दोनों स्थान पे रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है, उभयचर कहा जाता है। इनका प्रमुख लक्षण ये होता है कि इनमें जड़, तना तो नहीं होती है लेकिन पत्ती जैसी संरचना होती है, और यहाँ पे जो पौधे होते हैं उन पौधों को मॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है, सामान्यतः इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है, और इन समूह के पौधों को मॉस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, स्फैगनम है, ये सभी पौधे ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। ठीक है, अगला समूह है टेरिडोफाइटा। कौन सा समूह है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उन वे पौधे धरती पर रेंगते हुए अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो रेंग रहे हैं सांप की तरह। ठीक है, इसलिए इनको क्रीपिंग स्नेक कहा जाता है, बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है। क्या करते हैं टेरिडोफाइट के पौधे को, बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है, बोटेनिकल स्नेक। स्नेक रेंगता है ना, क्रीपिंग करता है, इसी तरह से ये पौधे इस तरह से फैलते हैं, वृद्धि करते हैं, ऐसा लगता है ये सांप की तरह क्रीपिंग कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, इसलिए इनको बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है। इन पौधों में क्या होता है, संवहन बंडल विकसित होने लगता है, क्योंकि ये पौधे की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो इन पौधों में संवहन बंडल पाया जाता है। इससे पहले जो दो समूह हैं, इन दोनों समूहों में संवहन बंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सामान्यतः ये स्थलीय होते हैं, स्थल पर उगते हैं, और कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जो रेगिस्तान में भी उगते हैं, जैसे सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। तो ये तीन समूह हो गए। बाकी आगे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, फेनरोगैम्स है। फेनरोगैम्स में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। फेनरोगैम्स को दो समूहों में बांटते हैं। कितने समूह में, दो समूह में बांटते हैं। आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी दूसरा है अनावृत्त बीजी। आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी। एंजियोस्पर्म इनको कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। अनावृत्त बीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। फेनरोगैम्स को दो समूहों में बांटा जाता है, आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। देखिए, ये ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको दो समूहों में बांट दिया गया, तो इन दोनों समूहों में जो बीज होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं
इनमें बीज कैसे होते हैं? आवरण युक्त होते हैं, आवरण युक्त, अर्थात जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसके ऊपर एक आवरण उपस्थित होता है। किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। लेकिन दूसरा समूह जो है अनावृत बीजी पौधे, इसमें क्या होता है? बीज कैसे होते हैं? आवरण रहित होते हैं, आवरण रहित। आवरण रहित होने का मतलब ये होता है कि बीज में कोई भी, बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, नग्न बीज होते हैं, नेक्ड सीड कहा जाता है। ठीक है। तो एक में क्या होता है? बीज आवरण युक्त होता है, दूसरे में बीज के बाहर कोई भी आवरण नहीं रहता है। ठीक है। आवृत बीजी में आवरण पाया जाएगा, अनावृत बीजी में आवरण नहीं पाया जाएगा। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो जिम्नोस्पर्म में जैसे साइकस का नाम सुना है आप लोगों ने, साइकस, पाइनस, इफेड्रा। ठीक है। ये सभी पौधे किसके पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं। ठीक है। आवृत बीजी पौधे की अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें जैसे मैंगो है, मतलब आम है, नीम है, महुआ है। ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? आवृत बीजी पौधे में आते हैं। ठीक है। पुनः फिर एंजियोस्पर्म को दो समूहों में बांट दिया जाता है। एंजियोस्पर्म को कितने समूहों में बांटते हैं? दो समूहों में बांट दिया जाता है। एक समूह होता है द्विबीजपत्री और दूसरा समूह होता है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री को डाइकोटिलिडनस कहते हैं, एक बीजपत्री पौधों को मोनोकोटिलिडनस कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जो बीज यहाँ पे बनता है उस बीज में कितने बीजपत्र होंगे? द्विबीजपत्री पौधों के बीजपत्र में दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है। जैसे चना और मटर है और अरहर है, ये सभी पौधे कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। आप चने को भिगो दीजिए और उसके बाद आप उसको देखेंगे कि वह जब बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, आप वह आसानी से दो अलग अलग भागों में बट जाता है, तो वो उसके दो बीज पत्र होते हैं। इसी तरह आम का भी बीज आपने देखा होगा। ठीक है। अगर आम के बीज को आवरण को आप हटाएंगे तो बड़े बड़े आकार के दो बीज पत्र देखने को मिलते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों में बीज पत्र की संख्या कितनी होती है? भ्रूण में दो होती है, सीड में दो बीज पत्र पाया जाएगा। ठीक है। जैसे आम है, मटर है, चना है। ठीक है। दूसरा है एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधों में बीज पत्र की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाएगा। ठीक है। और इसका उदाहरण होगा जैसे गेहूं है, धान है, या आप चावल कह सकते हैं। इनमें क्या होता है? केवल एक ही बीज पत्र होता है बीज में। ठीक है। तो ये प्रमुख वर्गीकरण था पौधे का। अब हमें क्या करना है? इस सभी वर्गों के अलग अलग लक्षण पढ़ने हैं। ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यहाँ पे था, मैंने मिटा दिया है। ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, सबके अलग अलग लक्षण और उदाहरण हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा का क्या प्रमुख लक्षण होता है और उसको किन किन समूहों में बांटा गया है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो आप लोग। ठीक है। ठीक है। तो स्टूडेंट आप सभी ने नोट कर लिया है, तो हम इसको रफ करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग थैलोफाइटा का प्रमुख लक्षण क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। और आप सभी के लिए मैं एक सूचना लेकर आया हूँ। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल कराइए। ठीक है। आप समझ रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है बिना नोट्स के, तो जल्दी, ठीक है, एक आध हफ्ते के अंदर आप लोगों को क्या किया जाएगा?
एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर नहीं, एक हफ्ते के बाद आप लोगों को PDF का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को PDF में एक 60 नोट अच्छा सा अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, इसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है? शैवाल, या शैवाल को ही एल्गी कहते हैं। देखिए, तो इसका प्रमुख लक्षण हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और वर्गीकरण उसके बाद। तो सबसे पहले जो प्रमुख लक्षण की बात करते हैं, तो शैवाल कहाँ पे उगते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, इनका आवास क्या होता है। सामान्यतः जो शैवाल होते हैं ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शैवाल जल में पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं पृथ्वी पे लगभग 75% का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? समुद्र है और जल है, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में शैवाल पाए जाते हैं। जलीय शैवाल होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ समुद्री हो सकते हैं और कुछ शैवाल कैसे हो सकते हैं? स्वच्छ जलीय हो सकते हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल भी हो सकते हैं और स्वच्छ जलीय शैवाल भी हो सकते हैं। दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जल के अलावा नम मिट्टी या गीली मिट्टी कह सकते हैं, या फिर चट्टानों पर भी शैवाल उगते हैं। कहाँ पे? चट्टानों पर भी शैवाल उगते हैं। चट्टानों पर, जल में, नम मिट्टी और लकड़ी के लट्ठे वगैरह पर भी शैवाल उगते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो शैवाल होते हैं ये पर्णहरिम युक्त होते हैं, अर्थात ये हरे रंग के होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरिम युक्त, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ये स्वपोषी होते हैं। लेकिन यहाँ पर संवहन बंडल, ठीक है, संवहन बंडल नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। संवहन बंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, संवहन बंडल देखिए क्यों अनुपस्थित होता है। सामान्यतः शैवाल कैसे हैं? जलीय हैं, तो और इनकी संरचना भी सरल प्रकार की होती है, तो ये जल में पाए जाएंगे। तो संवहन बंडल का काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों का क्या करना? संवहन करना। तो यहाँ पे जल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वो जल में ही रहते हैं और सरल प्रकार के पौधे होते हैं, इसलिए यहाँ पे संवहन बंडल का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे अभी संवहन बंडल का विकास नहीं हुआ रहता है। संवहन बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? एक साथ संवहन बंडल कहते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ही संवहन करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे संवहन बंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, संचित भोज्य पदार्थ यहाँ पे क्या होगा? संचित भोजन या भोज्य पदार्थ मंड हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। मंड का मतलब स्टार्च हो सकता है। मुख्यतः तो मंड होता है। कुछ प्रोटीन अथवा तेल की बूंदें भी हो सकती हैं। प्रोटीन अथवा तेल की बूंदें हो सकती हैं। संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से मंड होगा, कुछ में प्रोटीन और तेल की बूंदें भी कुछ मात्रा में संचित रहती हैं। ठीक है, सामान्यतः यहाँ पे जो जनन होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बाद यहाँ पे भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। बहुत ही प्रमुख लक्षण है। लैंगिक जनन के बाद लैंगिक जनन में भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, विशेष लक्षण है, भ्रूण नहीं बनता। तो याद रखेंगे, जो थैलोफाइटा होता है या जो शैवाल होते हैं उनमें लैंगिक जनन तो होता है लेकिन भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रूण नहीं बनता है, युग्मक बनेंगे। युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज बनेगा अर्थात जाइगोट बनेगा, लेकिन भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आया? आगे देखिए, जो शरीर की संरचना होती है बहुत ही सरल प्रकार की और कैसी होती है, थैलस के जैसी होती है। कैसी होती है? थैलस के जैसे होती है या सुकाय के तरह होती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखिए थैलोफाइटा, शरीर की संरचना कैसी है? थैलस के जैसी, इसीलिए इस समूह को थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलस के जैसी होने का मतलब होता है कि जो शरीर होता है, जो पौधा होता है, उसमें जड़, तना और पत्ती तीनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ भी नहीं पाया जाएगा, तना भी नहीं पाया जाएगा और पत्ती भी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कि आप ऐसे पौधे का नाम बताइए जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, अर्थात शैवाल हैं, जो पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा पौधा है जिसमें जड़, तना और पत्ती तीनों नहीं पाई जाती। अगला प्रमुख लक्षण क्या होगा? देखिए, जो शैवाल होते हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है जीवन में अगुणित और द्विगुणित। कैसी? अगुणित और फिर द्विगुणित, दोनों प्रकार की अवस्थाएं आती रहती हैं। ठीक है, अगुणित से द्विगुणित, द्विगुणित से अगुणित। ठीक है, इस प्रकार से जो अवस्था है शरीर की वह बदलती रहती है, अगुणित से द्विगुणित, द्विगुणित से अगुणित। अगुणित का मतलब हम इसको n कह सकते हैं, हैप्लॉइड, और द्विगुणित को हम लोग 2n कह सकते हैं, डिप्लॉइड। ठीक है, तो शैवाल में क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है, अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं शैवाल के। आगे देखिए, एक और प्रमुख लक्षण है, अगर हम प्रजनन की बात करते हैं तो शैवाल में प्रजनन कैसे होता है? शैवाल में प्रजनन कैसे होता है, या शरीर की संरचना की भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शरीर की संरचना कैसी होती है? संरचना, सामान्यतः शैवाल का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, कुछ तंतुवत शैवाल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तंतुवत, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिलामेंटस, धागे जैसे। तंतु का मतलब होता है धागे जैसे शैवाल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक तंतुवत शैवाल होता है। ठीक है, कैसा शैवाल होता है? तंतुवत शैवाल होता है। इसी तरह से देखिए, एक कोश की शैवाल हो सकते हैं और बहुकोश की शैवाल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे शैवाल होंगे एक कोशिकीय, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरुलिना। ठीक है, यह केवल एक ही कोशिका से बना शैवाल होता है, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना कैसा शैवाल है? एक कोशिका से बना शैवाल होता है। ठीक है, तो और बहुकोश की शैवाल भी होते हैं। कैसे शैवाल? बहुकोश की शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल। ठीक है, बहुकोश की शैवाल में एग्जाम्पल क्या होगा? वॉलवॉक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एक बहुकोश की शैवाल होता है, वॉलवॉक्स। ठीक है, वैसे ये सामान्यतः ध्यान से समझा जाए तो एक कोश की ही शैवाल होता है, लेकिन यह क्या होता है? समूह में रहता है, इसलिए हम इसको बहुकोशिकी कहते हैं। इस तरह से इसकी बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं
और एक फुटबॉल की गेंद जैसी संरचना बना लेती हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉल्वॉक्स। ठीक है, एक बहुकोशिकीय शैवाल होता है जो फुटबॉल की तरह या एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, तो संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है, तंतुवत, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रमुख लक्षण क्या है? प्रजनन। प्रजनन कैसे होता है? देखिए, सामान्यतः यहाँ पे प्रजनन दोनों प्रकार से होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। लैंगिक मीन्स सेक्सुअल, अलैंगिक मीन्स एसेक्सुअल। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, लैंगिक प्रजनन भी जब होता है, जब लैंगिक प्रजनन होता है तो यहाँ पे युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण। और जब युग्मक बनता है, किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक, मादा युग्मक। दोनों युग्मक आपस में संयुग्मित होकर, मतलब फ्यूज्ड होकर, आपस में मिलकर, दोनों पास आ जाएंगे, मिल जाएंगे। मिल करके क्या बनाते हैं? एक कोशिकीय संरचना बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, युग्मनज, या जिसे जाइगोट कहा जाता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे जाइगोट बनता है लेकिन भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जाइगोट बनता है शैवाल में लेकिन भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा और क्या होगा? युग्मनज बनेगा या जाइगोट बनेगा। ठीक है, लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार से होता है। ये जो युग्मक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बनते हैं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार के युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार से होता है। एक होता है समयुग्मकी, समयुग्मकी। दूसरा है विषम युग्मकी और तीसरा है अंड युग्मकी, अंड युग्मकी। ठीक है, देखिए, समयुग्मकी का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है समान। युग्मक, यहाँ पे युग्मक कैसे होंगे? जो नर और मादा युग्मक बनते हैं वो आपस में समान होते हैं। उनकी संरचना कैसी होगी? समान होगी। युग्मक समान बनते हैं। युग्मक यहाँ पे चल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चल सकते हों, उसमें गति हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी में भी गति ना हो, लेकिन दोनों युग्मक क्या होंगे? समान होंगे। ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक युग्मक ये हो गया नर युग्मक, और यहाँ पे दूसरा युग्मक हो गया मादा युग्मक। ठीक है, एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। दोनों की संरचना आपस में आप देखिए कैसा है? समान है। ये दोनों आपस में नज़दीक आएंगे और संयुग्मित होकर के क्या बना देंगे? युग्मनज बना देते हैं। तो जब युग्मक दोनों समान होते हैं तो इस प्रकार का जनन कैसा होता है? समयुग्मकी होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमस, समयुग्मकी। एग्जाम्पल होगा, ये जो प्रजनन होता है यूलोथ्रिक्स, किसमें? यूलोथ्रिक्स में होता है। यूलोथ्रिक्स में जब युग्मक बनता है तो वो दोनों युग्मक समान होते हैं। अगला प्रकार है विषम युग्मकी।
विषम युग्मकी को हेटेरोगैमस क्या कहते हैं? हेटेरोगैमस कहते हैं। हेटेरोगैमस और एनआइसोगैमस, इसको एनआइसोगैमस भी कहा जा सकता है, एनआइसोगैमस। ओके, यहाँ पे जो युग्मक होंगे उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे युग्मकों का आकार क्या है? भिन्न भिन्न है। छोटा वाला नर युग्मक होता है और बड़ा वाला क्या होता है? मादा युग्मक। ठीक है, इस प्रकार दोनों में संयुग्मन होगा और युग्मनज बनेगा और नया जीवधारी बनेगा। तो यहाँ यह किस प्रकार का हो गया? एनाइसोगैमस या विषम युग्मकी। दोनों विभिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, समझ में आया? कोई भी युग्मक क्या हो सकता है? मोटाइल हो सकता है या गति कर सकता है, यह भी। नेक्स्ट है अंड युग्मकी। तीसरा क्या है? अंड युग्मकी। अंड युग्मकी में क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं oogamous। क्या कहा जाता है? oogamous कहा जाता है। और यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है वो आकार में बड़ा होता है। मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है और अचल होता है। ये मादा युग्मक है, ये अचल है। अचल का मतलब यह गति नहीं कर सकता, गमन नहीं कर सकता। ठीक है, और जो नर युग्मक होता है वो काफ़ी छोटा होता है आकार में और ये कैसा होता है? चल होता है, अर्थात यह गति या गमन कर सकता है। और इन दोनों में संयुग्मन होगा और युग्मनज बनेगा। इस प्रकार से जो प्रजनन होगा वह कैसा होगा? अंड युग्मकी प्रजनन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है कैरा। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैरा। कैरा में कैसा होता है प्रजनन? oogamous टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखिए, जो एनाइसोगैमस है इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो लैंगिक जनन हो गया, प्रजनन हो गया। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन या प्रजनन। अलैंगिक जनन सामान्यतः कैसा होता है? कायिक होता है। कैसा हो सकता है? कायिक। शैवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और फिर उनका एक छोटा सा प्रत्येक खंड क्या करता है? नए शैवाल को निर्मित कर देता है। इस प्रकार से इस प्रजनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक या कायिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु भी बन सकते हैं। चल बीजाणु और अचल बीजाणु भी बनते हैं। चल बीजाणु और या अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। चल और अचल दोनों प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा क्या होता है? इसमें अलैंगिक जनन होता है शैवालों में। ठीक है, जो चल बीजाणु बनते हैं उनको सामान्यतः जूस्पोर कहा जाता है। जूस्पोर। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? शैवालों में जनन होता है या प्रजनन होता है। तो ये प्रमुख लक्षण थे शैवाल के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्लास में इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे और आगे वाली क्लास में शैवाल का वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षणों के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, प्रमुख समूहों के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।